नाम आया था उसमें। देखिए, अब आपके 3 पाठ हुए हैं और 3 के बाद अब आज भी खरे तालाब अनुपम मिश्र का है, जिसके भी छोटे आंसर अपन देख लेते हैं और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको जो चीज़ आपके पास नहीं है कुछ मिल जाएगा। मेरा प्रयास है कि आप हमेशा अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें। तो देखिए, कौन बताते हैं कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया है, तो इसमें जिक्र आया था भोपाल लोगों का। भोपाल लोग बताते हैं कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया। बुरा समय क्यों आ गया? क्योंकि भारत देश पर उस समय अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, इसीलिए तालाबों को बराबर कर दिया गया, उनका रखरखाव, उनकी देखभाल नहीं की गई। अंग्रेज भारत कहाँ से आए थे? तो बात आई थी इसमें। अंग्रेज भारत कहाँ से आए हैं? तो 7 समुंदर पार से आए हैं। शब्द आया था 7 समुंदर पार से अंग्रेज, इसका मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन 7 समुंदर पार है। आज भी खड़े हैं तालाब। कैसा निबंध है? पर्यावरण से जुड़ा हुआ निबंध है। ध्यान रखना, पर्यावरणविद है अनुपम मिश्र, तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ निबंध है। अंग्रेजों ने भारत आकर ये क्यों मान लिया कि सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी है? राज के दस्तावेज न मिलने पर ये व्यवस्था उन्हीं को करनी है, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की थी तो व्यवस्था भी उन्हीं को करनी थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1901 तक बड़े बड़े तालाब बनाने का जिक्र किया है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1901 में बड़े बड़े तालाब बनाने का जिक्र आया था? और वो जगह का नाम था दुर्ग राजानंद गांव। दुर्ग मिलाई आपने नाम सुना होगा। दुर्ग राजानंद गांव है ना, उसमें क्या दिया है? तालाब बनाने का जिक्र किया है। तांदुला तालाब बनने में कितना वर्ष का काम चला? तांदुला तालाब में जो बना है उसमें कितना समय? 11 वर्ष का समय लगा है। सन 1800 में मैसूर राज्य में कितने तालाब थे? 39,000। सन 1800 में। बात पहले की हो रही है, जब सार्थकता थी तालाबों की। तो सन 1800 में मैसूर राज्य में कितने तालाब थे? 39,000 तालाबों की गणना की गई है। पानी कभी क्या नहीं भूलता? पानी कभी अपना रास्ता नहीं भूलता है। पानी, आग, हवा, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने रास्ते को नहीं भूलते। अब देखिए, अब अगली जो आपके व्यंग्य लेख है, जिसको इंस्पेक्टर मातादीन चांद के नाम से जाना गया है, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ध्यान रखना, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग्य लेख किसके द्वारा रचा गया है? हरिशंकर परसाई के द्वारा रचा गया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये कैसा लेख है? ये भी ध्यान रखना, व्यंग्य लेख है। व्यंग्य लेख है जिसको एक कहानी जैसे रूप में प्रस्तुत किया गया है। और हिंदी के पहले प्रथम ऐसे कहानीकार हैं कौन? हरिशंकर परसाई, जिन्होंने व्यंग्य को गद्य के विधा के रूप में विकसित किया है। गद्य को क्या दिया है? व्यंग्य को गद्य के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको है? हरिशंकर परसाई को है। ध्यान रखना, जितना अच्छा इन्होंने लिखा है, सदाचार का ताबीज और पगडंडियों का जमाना, भोलाराम का जीव, नहीं क्या, तो बहुत सारे अच्छे ठठा हुआ गणतंत्र, तो ये सारे अच्छे अच्छे व्यंग्य लिखे हैं इन्होंने। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारत की ओर से क्यों गए? क्यों गए? बात आई थी। इसका मतलब जिसमें बात आई थी किसी को पकड़ने के लिए नहीं गए, या कोई सैर सपाटे के उससे नहीं गए। अरे वो दोनों ही चांद और भारत के
सरकार की जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए गए। ध्यान रखना कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गया? सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए वो चांद पर गए। चांद पर किसी आईजी को क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि सचिन ने क्या कहा था कि चांद जो ग्रह है वो हो सकता है कि कोई खतरा हो जाए, इसलिए प्रोटोकॉल का मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटोकॉल के कारण किसी आईजी डीआईजी को नहीं भेजा गया। ध्यान रखना, प्रोटोकॉल के कारण किसी आईजी डीआईजी को नहीं भेजा गया। पुलिस मंत्री ने इंस्पेक्टर मातादीन से किस हैसियत से चांद पर जाने को कहा? किस पुलिस मंत्री ने इंस्पेक्टर मातादीन को किस हैसियत से चांद पर जाने को कहा? तो इसमें दिया है पुलिस की उज्ज्वल परंपरा के दूत की हैसियत से। पुलिस की उज्ज्वल परंपरा क्या दिया है? उज्ज्वल परंपरा के दूत की हैसियत से पुलिस मंत्री ने उनको वहां भेजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने किसको पुकारा? मातादीन ने यान के पास पहुंचे तो किसको पुकारा? नाम आया था कौन? मुंशी का नाम क्या था? अब्दुल गफूर, जिसे कहा कि रोज रामचेत थाल वगैरह सब रहती, तो अब्दुल गफूर कहता है कि जी पैक्ट सा। तो सबसे पहले कौन आया है? उसके बाद एक हवलदार है राम लखन हवलदार है, और उसके बाद दिया है राम सजीवन भी लास्ट में आता है जब वो बैठ जाता है। तीनों ही लोगों से बातचीत की है बैठते समय। मातादीन ने हवलदार नाम बलभद्र आया है, तो उसने बलभद्र से कहा था कि जचकी के समय खटला को भेज दें। तो उसने कहा कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं हुजूर, मैं मकान सहित खटला को वहाँ भेज दूंगा जचकी के पास। तो मातादीन ने हवलदार बलभद्र को बुलाकर क्या निर्देश दिया? जचकी के समय उसकी पत्नी हमारे घर मदद करने के लिए चली जाए, इस कहा। यही जचकी के समय, जचकी का मतलब जच्चा होने वाला है उसकी पत्नी को, इंस्पेक्टर की को, इसीलिए बलभद्र से कहता है कि तुम्हारी पत्नी को मदद के लिए घर भेज दो। इंस्पेक्टर ने यान के चालक के विरुद्ध अंतरिक्ष में क्या करने का भय दिखाया? जब यान में बैठा, उसने कहा कि लाइसेंस है, लाइट है, हॉर्न है, अगर नहीं हुआ तो हरामजादे का क्या कर दूंगा? चालान काट दूंगा। तो चालान का भय दिखाया इंस्पेक्टर मातादीन ने किसको? यान चालक। राम सजीवन जो था उसने आकर क्या कहा था इंस्पेक्टर मातादीन से? इंस्पेक्टर मातादीन से राम सजीवन ने कहा था, आईजी साहब ने बोला है कि चांद से मैल छुड़ाने का पत्थर लेते आ, तो भ्रष्टाचारी होती हुई दिखाई है। समझ लो, मातादीन ने चंद्रमा की पुलिस को कैसा बताया? तो चंद्रमा की पुलिस को कमजोर और डरपोक बताया है मातादीन ने। चांद की सरकार की जो पुलिस है उसको कैसा बताया? कमजोर और डरपोक बताया है। मातादीन ने एफआईआर में वक्त जरूरत के लिए क्या छुड़वा दिए? खाली जगह पन्ने छुड़वा दिए थे। मातादीन ने चश्मदीद की क्या परिभाषा दी है? चश्मदीद गवाह की क्या परिभाषा दिखाई थी मातादीन ने? चश्मदीद वो नहीं है जिसने देखा है, और अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि चश्मदीद गवाह वही होता है जो कान को देखता है। लेकिन मातादीन ने क्या कहा था? अरे ऐसे बंदे जिसने नहीं देखा है और वो कहे कि हाँ साहब मैंने देखा है, वो चश्मदीद गवाह होते हैं। इसमें दिया है जो कहे मैंने देखा है, न देखते हुए भी जो ये कहे कि मैंने देखा है, वही चश्मदीद गवाह है। जैसे इंस्पेक्टर मातादीन ने चोर उचक्कों को बुलाकर मजबूर कर दिया था गवाह बनने के लिए,
इसीलिए ये बात कह पाई। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई ने इसके माध्यम से किसके ऊपर व्यंग्य किया है? तो ध्यान रखना, भारतीय पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया। अब देखिए अगला दिया है, शरद के साथ बिताए कुछ समय, जो अमृतलाल नागर का है, जो क्या है, एक संस्मरण। शरद के साथ बिताया कुछ समय किसके द्वारा रचित है? अमृतलाल नागर का है। शरद के साथ बिताया कुछ समय किस प्रकार की विधा है? तो ध्यान रखना, शरद के साथ बिताया कुछ समय ये संस्मरण की एक विधा है। अमृतलाल नागर को बचपन में क्या शौक दिखाया? अमृतलाल नागर को बचपन में क्या शौक दिखाया है? कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ने का शौक दिखाया है। लिखने के बारे में शरद बाबू ने अमृतलाल को क्या समाधान दिया था? उन्होंने कहा, क्या दिया इसमें? लिखने के बारे में शरद बाबू ने अमृतलाल नागर को क्या समाधान बताया? तो उसने क्या कहा था शरद बाबू ने? अपने अनुभवों के आधार पर लिखना, दूसरे के अनुभवों के आधार पर मत लिखना। अपना जो अनुभव कहता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसी के आधार पर अपनी बात लिखना, ये समाधान बताया था। शरद को उनके गुरुजी ने क्या समझाया? किसी की व्यर्थ आलोचना नहीं करना। शरद के जो गुरु हैं, शरद के जो गुरु हैं, तो उनके गुरु ने बताया कि अरे अपन घर का खाते हैं, घर का पीते हैं, तो दूसरों की बुराई हमें करने से क्या मतलब है? तो किसी की व्यर्थ आलोचना, किसी की व्यर्थ आलोचना नहीं करना, ये शरद के गुरुजी ने समझाया था। साहित्य सभा का किनको सभापति बनाना हिमाकत है? जिन्हें साहित्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम, ऐसे लोगों को, अरे जिनको यही पता नहीं कि साहित्य क्या है और उसको सभापति बना जाए, तो फिर शरद जी कहते कि ऐसे लोगों को सभापति नहीं बनाया जाए जिनको साहित्य शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें भी साहित्य चलता है, संस्कृत है उसमें भी साहित्य चलता है, इंग्लिश में भी साहित्य चलता है। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है कि जहाँ हम रहते हैं उस आसपास का जो वातावरण वर्ण है, उसमें जो भी घटित होता है ना, उस घटित जो होता है उसको गद्य की अनेक विधाओं के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, कोई एकांकी के माध्यम से, कोई संस्मरण के माध्यम से, कोई रिपोर्ट के माध्यम से, तो उन सारी चीज़ों को दिखा देता है, वही साहित्य होता है। और साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है, अपने समय की सारी चीज़ों को बयां करता है साहित्य। इसलिए साहित्य का अर्थ नहीं समझे, ऐसे लोगों को सभापति नहीं बना। क्या दिया है? शरद बाबू के देह अवसान के समय अमृतलाल नागर किसके तट पर खड़े थे? शरद बाबू के देह अवसान के समय अमृतलाल नागर किसके तट पर खड़े थे? तो इसमें दिया है रूपनारायण के, रूपनारायण के। अब देखिए अगला जो दिया है आपका, अगला दिया है नीलू। नीलू जो क्या है? एक रेखा चित्र है, संस्मरण रेखा चित्र का मिला जुला स्वरूप है। वैसे रिपोर्ट दास के नाम से इसको देखा गया है। तो नीलू किसका नाम है? तो नीलू, पहली बात तो है कि नीलू रिपोर्ट दास लिखा किसके माध्यम से गया है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के चतुर्थ स्थान पर आती है, जिसको छायावाद की रहस्यवादी कवित्री के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से भी उनको जाना जाता है। नीलू किसका नाम था? तो ध्यान रखना, नीलू एक कुत्ते का नाम है, जो अलेशियन एक कुतिया है, उस कुतिया का नाम है, जो सारे घर के जो दिया है कि
गांव और घर के लोगों की मदद करती थी, दुकान से सामान लाती थी, पैसे देकर आ जाती थी, फिर ले आती थी। दिन में कई चक्कर लग जाते थे उस बेचारे के। तो शीतकाल में कुत्ते किसके शिकार बन जाते हैं? शीतकाल में कुत्ते किसके शिकार बन जाते हैं? लकड़बग्घे के, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में शीतकाल का समय है, उसमें लकड़बग्घे क्रियाशील होते हैं। तो अलीशियन जो कुतिया थी ना, इन्हीं का शिकार हो जाती है। और अलीशियन कुत्ता जो दिया है, कुतिया, वो एक बाहरी कुत्ते से संसर्ग में आने से एक कुत्ते को जन्म देती है। वही कुत्ता महादेवी के पास रहा है, उसी की बातें बताई हैं। नीलू अपने प्रिय से प्रिय खाद्य को कब ग्रहण नहीं करता था? जो अवज्ञा से फेंका गया। अरे कुत्ते भी वफादार होते हैं, कुत्ते भी समझदार होते हैं। आज के ज़माने में इंसान जितना वफादार नहीं, जितना जानवर वफादार है। समझ लो आप, जानवर जितना वफादार है, इंसान वफादार नहीं है। जितनी खाता है उतनी बजाता है। तो नीलू अपने प्रिय से प्रिय खाद्य को कब ग्रहण नहीं करता? अरे जब अवज्ञा से उसको कोई फेंक के रोटी खिलाए वो नहीं खाता था। महादेवी कहती है कि अगर मैं रोटी फेंक भी देती वो नहीं खाता था। उसको भी मान इज्जत सम्मान से मैं खिलाती थी, तब वो रोटी खाता था। कुत्ते भाषा में पहचान कर केवल क्या पहचानते हैं? कुत्ते भाषा में पहचान कर केवल क्या पहचानते हैं? ध्वनि। हमारी भाषा की जो ध्वनि है, आवाज जो है, अपन किसी अपना कुत्ता है उसको अपनी भाषा कोई बुलाएगा नहीं आएगा, लेकिन अपनी ध्वनि, अपनी भाषा जब आप बोलोगे तो तुरंत दौड़ के आएगा। तो कुत्ते भाषा में पहचान कर केवल क्या पहचानते हैं? वो मालिक की ध्वनि को पहचानते हैं। रात को नीलू बरामदे या लान में बैठकर क्या करता था? इसका मतलब है बाहर आने वाले से रखवाली करता था। गेट के सामने बरामदे में बैठा था और घर पर पूरी निगरानी रखता था। जो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई आता है उसकी सूचना भी महादेव वर्मा को अंदर दे देता था। और जब तक महादेव वर्मा ये नहीं कहती कि मैं आ रही हूँ चलो, जब तक वो नहीं आता था। तो और उनके अंदर और भी जो जानवर थे जो पाल रखे थे, सुस्सा है ने क्या, जो खरगोश दिखाए हैं और जो और बिल्ली दिखाई हैं, कबूतर दिखाए हैं, उन सब का बड़ा हिफाजत करता था, सोता नहीं था। तो कुत्ते की वफादारी का चित्रण इसमें किया है। अब देखिए लास्ट में जो दिया है राधा कृष्णन से भेंट। तो राधा कृष्णन से जो भेंट आपकी दिखाई है इसमें, तो राधा कृष्ण से भेंट, इसका मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो कि कौन है? क्रांतिकारी ओजस्वी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनके द्वारा रचित एक डायरी लिखी है और डायरी में अपने समय में राधा कृष्ण से जो भेंट हुई है उस भेंट की कुछ जो अच्छे पल हैं उन पर अच्छे पलों को डायरी में उन्होंने लिखा है, मैनेज किया है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर किससे मिलने राष्ट्रपति भवन गए? क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, समझ लो आप, राष्ट्रपति राधा कृष्णन। तो रामधारी सिंह दिनकर किससे मिलने राष्ट्रपति भवन गए? राधा कृष्णन से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए। इंदिरा गांधी ने समझौता वार्ता क्यों क्या बताया? तो उन्होंने स्टिल बॉर्न चाइल्ड शब्द दिया है इसमें। इंदिरा गांधी ने समझौता वार्ता को क्या बताया? स्टिल बॉर्न चाइल्ड बताया। दिनकर जी के अनुसार यदि वेली भारत के हाथ से चली गई तो भारत की जनता क्या करेगी? सरकार का आदर करना छोड़ देगी। इसका मतलब वेली का मतलब क्या है? वेली का मतलब है जम्मू कश्मीर, कश्मीर की जो घाटी है वेली, उस चली गई वो। दिनकर जी के अनुसार यदि वेली भारत के हाथ से चली गई तो भारत की जनता सरकार का आदर सम्मान करना छोड़ देगी।
राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दिनकर जी के प्रधानमंत्री को क्या सलाह देने का परामर्श दिया? वे मानेक शाह के प्रति अपना विशेष कम कर दें। ये सलाह दी गई थी। राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दिनकर जी से प्रधानमंत्री को क्या सलाह देने का परामर्श दिया? तो उन्होंने कहा वे मानेक शाह के प्रति अपना विरोध कम कर दें, कि विरोध मत करो किसी का। मानेक शाह जो है उनके प्रति अपना विरोध कम कर दें। दिनकर जी ने चीनी आक्रमण का जवाब दे किसे बताया? गांधी को। दिनकर जी ने चीनी आक्रमण का जवाब दे किसे बताया? गांधी जी को। लाल बहादुर शास्त्री के अनुसार कविता लिखते लिखते दिनकर जी को क्या हो जाता था? बीपी हाई, रक्तचाप बढ़ जाता था। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जब कविता लिखते थे दिनकर जी तो उनका क्या बढ़ जाता? रक्तचाप अर्थात बीपी हाई हो जाता था। दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता कब लिखने आरंभ की थी? 22 दिसंबर 1962, जो चीन भारत के बीच युद्ध हुआ था उसके ऊपर परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता लिखी है 22 दिसंबर 1962। दिनकर जी के अनुसार परशुराम की प्रतीक्षा में क्या समा गया? पूरे देश का क्रोध समा गया। ध्यान रखना कि दिनकर जी ने जो परशुराम की प्रतीक्षा लिखी है उसमें क्या समाता हुआ दिखाया गया है? तो इसका मतलब है पूरे देश का क्रोध और जोश समा गया है, क्योंकि वो जो क्रांति की कवि हैं दिनकर जी, इसलिए परशुराम की प्रतीक्षा में भारत देश की क्रोध को दिखाया है। परशुराम की प्रतीक्षा लाभ से कविता पुस्तक छपने से दिनकर जी पर कौन सा कलंक नहीं लगेगा? भीरुता। अरे क्या दिया इसमें? परशुराम की प्रतीक्षा लाभ से कविता पुस्तक छपने से दिनकर जी पर कौन सा कलंक नहीं लगेगा? अरे लोग कहेंगे भाई डरपोक है, डरपोक। भीरुता शब्द आया है इसमें, भीरुता। तो भीरुता का जो कलंक है वो नहीं लगेगा कि दिनकर जी डर गए। ये कलंक से बच गए कविता लिखने के कारण। दिनकर जी की दृष्टि में चीनी आक्रमण के संदर्भ में पंडित नेहरू पर क्या प्रयोग किया गया? प्रवंचना का। पंडित नेहरू पर प्रवंचना। प्रवंचना का मतलब धोखाधड़ी। प्रवंचना का मतलब है धोखाधड़ी। दिनकर जी की दृष्टि में चीनी आक्रमण के संदर्भ में पंडित नेहरू पर क्या प्रयोग? इसका मतलब धोखाधड़ी का आरोप जो है वो प्रवंचना दिखाई है, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसको जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि बोर्ड पर अब भी 1 घंटा से ऊपर हो गया है तो थोड़ा सा रूबरू मैंने जो सुनाया है ना उसको वीडियो को लगातार देख लें और कॉपी पेन लेके बैठना, आपको सारे कुछ ठीक समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अच्छा नहीं लगे तो लाइक शेयर मत करना। नमस्कार।